हमने भारतीय भाषाओं में चर्चा की एक प्रक्रिया शुरू की है। तो अपनी सोच से, अपने समाज से, अपने जंगल से और अपने जीवन से अलंकृत करने के लिए हमारे बीच, और हम गर्मजोशी से आपका स्वागत करते हैं मल्लिका वेद्रे जी। मैं आज आपके सामने जंगलों को समझने व हमारी धारणाओं, कल्पनाओं में उसे देखने का एक अलग दृष्टिकोण को रखना चाहती हूँ, ताकि हम मिलकर उस पर चर्चा कर सकें। इन धारणाओं और कल्पनाओं के अंजाम होते हैं, या ऐसा कहिए कि हम जंगलों की कल्पना की संरचना ही ऐसे करते हैं जो हमारे लाइफ चॉइसेस और जीने के तरीकों की पुष्टि करते हैं, उन्हें जस्टिफाई करते हैं और हमारे राजनीतिक परिदृश्य को रिकंसाइल करते हैं। जंगलों का मानव कल्पना में हमेशा महत्वपूर्ण स्थान रहा है, पर हमारे जीवन में वो क्या महत्व रखते हैं, शायद ये इस पर निर्भर करता है कि हम कहाँ स्थित हैं। हमारा परिवेश तय करता है कि वनों का हमारे जीवन पर किस तरह की पकड़ है, चाहे वो बचपन से लेकर अब तक साहित्य, मिथकों, कहानियों की जादुई दुनिया हो, जैसे रडियार्ड किपलिंग के जंगलों में जहाँ शेर खान और मौली की कहानी रची गई, या फिर जिस तरह अपने जीवन में हम घरों में कुछ जंगली फल कहीं से लाकर उसमें सुसज्जित करना चाहते हैं। गमलों में फूल हो सकते हैं, दीवारों पर कुछ ऐसी तस्वीरें हो सकती हैं, और इसका ब्यौरा बखूबी एवन आइजनबर्ग ने अपनी एक किताब में दी है, इकोलॉजी ऑफ ईडन। या फिर हम जिस तरह पर्यावरण के संरक्षण व मौसम परिवर्तन के रूप में वनों को एक केंद्रित भूमिका देते हैं, या जन साधारण की वनों की अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए निर्भरता है। ये सारे डिपेंड करता है कि आप किस जगह से वनों को आंक रहे हैं, कहाँ उसकी एक महत्व आपकी जिंदगी में, कहाँ से उसका उद्भव हुआ है। मैं आज आपके समक्ष जंगलों पर निर्भर एक पद्धतीय किसान वो उत्तराखंड के एक रिमोट गांव, जो कि कुमाऊं क्षेत्र में पड़ता है उत्तराखंड के, और ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर पड़ता है, मुनस्यारी ब्लॉक की रहने वाली हूँ। वहाँ पर मैं पिछले 21 साल से रह रही हूँ, और 2005 से 2010 के बीच मैं वहाँ सरपंच के पद पर वन पंचायत की सरपंच रह चुकी हूँ। तो मैं आपसे उस अनुभव के आधार पर बोल रही हूँ। तो फिर क्या मेरा नजरिया इसलिए भिन्न है क्योंकि मेरे जैसे लोगों का जंगल पर निर्भरता तीव्र है, या फिर इसलिए भी कि जंगलों पर मालिकाना हक किसका है और इन जंगलों का किसके लिए उपयोग किया जाएगा, ये बुनियादी सवाल हमारी जिंदगी को बदल देने वाले सवाल हैं। मैं आपसे विशेषकर उत्तराखंड के जंगलों के बारे में बात करना चाहूंगी, तो मुझे विश्वास है कि आप इनमें देश भर के ऐसे उदाहरणों की छवि पा पाएंगे, देख सकेंगे। उत्तराखंड की पर्वतीय राज्य को अक्सर देवभूमि कहते हैं, पर पिछले कुछ दशकों से हिमालयी वनों के अपकर्ष का वृत्तांत या द हिमालयन डेपुटेशन नैरेटिव की चर्चा ने और तेजी पकड़ ली है, खासकर सरकारी दस्तावेजों में, एकेडेमिया में, अंतर्राष्ट्रीय दानदाता संस्थाओं में, स्वयंसेवी संस्थाओं में। पर ऐसा क्या है कि उत्तराखंड के जंगलों में इस कथित विनाश की चिंता हमें दिल्ली या फिर हरियाणा के वनों की क्षति के समान नहीं प्रतीत होती। ये शायद इसलिए भी है कि अपलैंड इकोसिस्टम फ्लोज, जैसे पानी, मिट्टी, उर्वरक तत्व जैसे न्यूट्रिएंट्स का पहाड़ से बहकर आने का जलागम के मैदानी भागों को निश्चित रूप से प्रभावित करता है। इंसानों द्वारा अर्जित मौसम परिवर्तन का भी प्रभाव होगा ही, पर इस सच्चाई को आसानी से प्रलय का भयानक चरम तक बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा सकता है, और इसके लिए जिम्मेदार किसी और पर ठहराया जा सकता है। हिमालयी अपकर्ष की अवधारणा या द थ्योरी ऑफ हिमालयन डेग्रेडेशन से आप सब भली भांति परिचित होंगे। ये कुछ इस प्रकार है
कि हिमालय में जनसंख्या वृद्धि तेजी से होने के कारण घास, चारा, ईंधन व कृषि के लिए भूमि की मांग हद से अधिक बढ़ गई है, जिसके कारण हिमालय में विशालकाय जंगलों, वनों का उत्कर्ष व क्षति होती रही है। विश्व बैंक की 1984 की भविष्यवाणी को माने तो सन 2000 में प्रलय आ गया होगा, जहां हिमालय में वन आच्छादित क्षेत्र पाए ही न जाते, कि इरोजन के चलते कृषि योग्य भूमि का ह्रास के कारण पहाड़ी जन जमाने के जंगलों पर निर्भरता और तीव्र हो जाएगी, जिसके चलते वन आच्छादित क्षेत्रों पर दुर्दशा और गंभीर हो जाएगी। और ये भी कि समाज में मिट्टी से लैस पानी, बाढ़ का भयंकर रूप धारण कर मैदानी इलाकों को ध्वस्त कर देगी और फिर बाढ़ और सूखे की ये सिलसिला जारी रहेगा। ये है ब्रॉड नैरेटिव। इस अवधारणा से ये जाहिर होता है कि इस सब का मूल कारण मानवीय है, जिसकी जड़ जनसंख्या वृद्धि, अत्यधिक दोहन और जनसाधारण का पिछड़ापन माना गया है। हिमालयी गांववासियों को गंगा के मैदानी क्षेत्र के करोड़ों जनता को बाढ़ व सूखे का प्रलय में डुबाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। 1980 के दशक में इस तरह के ख्याल का एक हद तक एक रूढ़ी सी बन गई थी, पर इसी समय विज्ञान की एक धारा ने इस सोच पर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया। बल्कि प्राकृतिक विज्ञान से ये पाया गया कि ये हिमालयी उत्कर्ष की अवधारणा वास्तविकता को अनावश्यक सरलीकरण करके पेश कर रहा है कि मानव ऐसे प्रभावों को हद से ज्यादा बढ़ाया चढ़ाया गया है और वे पृथ्वी के प्राकृतिक फिनोमेना के सामने बने थे। इसका सबूत था हिमालय का आज भी उठना। आप जानते ही हैं कि जिस रफ्तार से हमारे नाखून उठते हैं, लगभग उसी रफ्तार से आज भी हिमालय का ऊंचाई बढ़ रही है। इसके अलावा और बड़े स्तर पर पहाड़ों का इरोजन, ग्लेशिएशन, मौसमी चक्र और विशालकाय पैमाने पर नदियों में सेडिमेंट्स की डिलीवरी, ये सब चल ही रहा है और ये प्राकृतिक फिनोमेना है। उदाहरण के लिए अगर आप ब्रह्मपुत्र, गंगा या सिंधु नदियों के बाढ़ क्षेत्र या फ्लड प्लेन्स को देखें तो कहीं पर आपको मिलेगा कि जो सेडिमेंट्स का डेप्थ है लगभग 5 किलोमीटर गहरा है और ये सदियों से जो हिमालय से मिट्टी बहकर आई है वहाँ जमा हुई है, सदियों से, करोड़ों सदियों से। वन आच्छादित क्षेत्र का विघटन और विशेष कारणों से कुछ जगहों पर बढ़ती इरोजन को नहीं नकारा जा सकता और यह अपने आप में चिंताजनक तो है ही। पर मैदानी इलाकों में बाढ़ और सूखे का चक्र, रेजरवायर से मिट्टी के कटान से भरना या फिर मौसम के चक्र में फेरबदल के लिए पहाड़ के किसानों या पशुपालकों को जिम्मेदार ठहराना अनुचित और असैद्धांतिक था और सच्चाई से भ्रमित करने वाली अवधारणा थी। अब जबकि ये विधान कुछ धूल सा पड़ गया है, इसे अब भी अलग नकाब पहनाकर बनाया जा रहा है, जैसे आज के दिन कार्बन एमिशन के नाम पर किया जा रहा है। अब आप देखिए, देश के आर्थिक विकास के लिए हम निरंकुश औद्योगिकरण और शहरों में फॉसिल ऊर्जा का बेतहाशा उपयोग, जो कि पृथ्वी को असल में जीने लायक नहीं छोड़ते हैं, इस सब को तो हम आने वाले खराब दे रहे हैं। वहीं ग्रहों से हम आकाश से 800 किलोमीटर ऊपर से हम ग्रामीण जनता द्वारा अपनी ऊर्जा की मूलभूत जरूरतों के लिए जंगलों का उपयोग करने से वन आच्छादित क्षेत्रों में छेद और क्षति का पर पैनी नजर गार्जियन रखे हुए हैं, नजर रखी हुई है कि लोग कैसे इस्तेमाल करें और इसका आंकलन करते हैं। तो इस सब का निष्कर्ष क्या निकलता है? सैटेलाइट से प्राप्त छवि के अलावा कमजोर व बेतुके अध्ययनों से हम यह बयान करते हैं, देखते हैं कि ये सब ग्रामीण पहाड़ की जनता का अंधाधुंध जंगल कटान व लापरवाह प्रबंधन के कारण हुआ है और इस कारणवश जंगल के बेहतर प्रबंधन के हित में सरकार के कंट्रोल को और बढ़ा दिया जाना चाहिए, ये कहा जाता है। और आप जानते ही हैं कि अंतर्राष्ट्रीय दानदाता संस्थाएं को धन देने के लिए
तट पर है, खड़ी हुई है, जहाँ वो लगता है कि उसका फायदा है। आइए जरा हम उत्तराखंड राज्य की ओर एक नजर दौड़ाएं। उत्तराखंड राज्य और हमारे जंगलों पर अगर हम इसको देखें, राज्य को देखें, तो उत्तराखंड राज्य करीब 270 किलोमीटर लंबा और चौड़ाई 180 किलोमीटर की है। परंतु यहाँ आपको समुद्र तल से 1000 मीटर से लेकर 7800 मीटर की ऊंचाइयां मिल जाएंगी, जिसके चलते यहाँ तक ट्रॉपिकल से लेकर पोलर क्लाइमेट के प्रकार मिल जाएंगे, जिन्हें वैसे तो संपूर्ण महाद्वीपों पर आप ढूंढने से ही आपको कहीं मिलेगा। अधिकतम क्षेत्र पहाड़ी है और दक्षिण भाग में लगभग 60% हमारा क्षेत्रफल मैदानी है। लगभग 81 लाख जन इस भूभाग में निवास करते हैं, जिनमें से माना जाता है कि 70% गरीबी रेखा के नीचे अपना गुजर बसर करते हैं। 75% जनता सब्सिस्टेंस फार्मिंग या फिर अपनी गुजारे लायक कृषि में एम्प्लॉय है और पहाड़ी क्षेत्र का 71% निजी भूमि की जो लैंड होल्डिंग है वो 1 हेक्टेयर से कम है और अनुमानित लगभग 60% ऐसे परिवार हैं जिनके परिवार में से एक सदस्य तो पलायन कर कहीं और अपना रोजगार कमा रहा है। तो पलायन की स्थिति हमारे यहाँ काफी गंभीर है। जंगलों की ओर नजर दौड़ाएं तो हम ये पाते हैं कि जबकि प्रदेश में 64% वन भूमि घोषित की गई है, जो वन आच्छादित क्षेत्र है वो केवल 46% है और मात्र 14% भूमि कृषि के योग्य मानी गई है। जो मध्य हिमालय का इलाका है वहाँ करीब 12% है और जिस जलागम से मैं आती हूँ जो कि उच्च हिमालयी क्षेत्र में पड़ता है वहाँ केवल 4% भूमि कृषि योग्य है। थोड़ा सा वन भूमि के बारे में समझते हैं। उत्तराखंड की वन भूमि मुख्यतः 3 तरह की है और हर एक का अलग भूमि उपयोग उद्देश्य व प्रबंधन का व्यवस्था निर्धारित है। पहला है आरक्षित वन। ये इमारती लकड़ी, शहरी ईंधन के भंडार व संरक्षण क्षेत्र के रूप में आरक्षित है। पड़ोस के ग्रामीणों को इसका हक हकूक के रूप में नियंत्रित उपयोग का कहीं अधिकार भी दिया गया है और ये पूर्णतः वन विभाग के अधीन है। दूसरा है वन पंचायतें। यह वन ग्रामीणों के घास, चारा, ईंधन, छोटी इमारती लकड़ी, चरान चुगान जो प्रत्येक की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का सतत प्रयोग के लिए रखा गया है। इन जंगलों को चारागाहों का प्रबंधन व नियंत्रण लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा चुनी गई वन पंचायतों के अधीन रखी गई है। तीसरी जो कैटेगरी है वो है सिविल स्वयं भूमि, जो कि संरक्षित वन माने गए हैं पर राजस्व विभाग के नियंत्रण में है और राज्य में यह राजस्व वेतन या नाकाबिल आगाज इस नाम से पुकारे जाते हैं। ऐतिहासिक नजरिए से देखा जाए तो यह वे भूमि है जो कि अन्य उपयोग निर्धारण के बाद बची खुची भूमि है जिसका कानून में और धरातल पर कम से कम नियंत्रण किया जाता है। और चौथा जो क्षेत्र है, वन क्षेत्र है, वो है जैसे हमारे वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क जो विशेषकर संरक्षण हेतु आरक्षित किए गए हैं और इनमें आरक्षित, संरक्षित वन पंचायतों यहाँ तक से वन लेकर शामिल किए जाते हैं। मैं आज आपके समक्ष वन पंचायतों के बारे में विशेष रूप से बात करना चाहूंगी क्योंकि यह वन ग्रामीणों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वन पंचायतों के जंगल हमारे लिए न केवल हमारी कृषि आधारित आजीविका सुरक्षा और पशुपालन के लिए आने वाले हैं, बल्कि एक व्यापक राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो हमारे अन्न व ऊर्जा सुरक्षा, यहाँ तक कि हमारी स्वायत्तता का एक प्रतीक है। और मैं बताती हूँ क्यों। पहाड़ की मिट्टी की उर्वरता कमजोर है और इसे हर वर्ष खाद डालकर भी खेती लायक बनाया जा सकता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों में वर्षा होती है, वर्षा से फिर जो तत्व हैं, उर्वर तत्व हैं, वो
जड़ों के पकड़ से नीचे चले जाते रह जाते हैं, तो इसीलिए उसका जो न्यूट्रिएंट साइकिल है उसको रिप्लेनिश करना अनिवार्य है। इसलिए उसको हर वर्ष खेती लायक बनाना पड़ता है। हिमालय के अधिकतम क्षेत्र में इस उर्वरता चक्र को बनाए रखने के लिए जंगलों और कृषि के बीच पशुपालन का एक अटूट रिश्ता है, तो हमें समझना जरूरी है, जिसके जरिए उर्वरक तत्व या न्यूट्रिएंट को वनों से खेतों तक लाया जाता है। एक तरह से पहाड़ी गाय जो हम पालते हैं उसको ज्यादातर गोबर के लिए हम लोग रखते हैं, न कि दूध के लिए। जंगलों से प्राप्त घास चारा खिलाने से उत्पन्न गोबर उसको और वनों से इकट्ठे किए गए पतेल को मिलाकर खाद तैयार की जाती है, जिसे फिर खेतों में किसान द्वारा फैला दिया जाता है। तभी जाकर एक किसान अपने बीजों को भी वापस पा सकती है। पहाड़ी खेती बिना जंगलों की संभव नहीं है। जंगल हिमालय के किसानों के जीवन में कितना महत्व रखते हैं, इसका अंदाज इससे लगाया जा सकता है कि उत्तराखंड के वनों का इतिहास ग्रामीण जनता व सरकार के बीच के टकराव के इतिहास का रहा है। आज उत्तराखंड में करीब 12,000 से अधिक वन पंचायतें हैं, जो कि 5,400 वर्ग किलोमीटर में आच्छादित हैं। हमारे इलाके में कुछ पंचायती वन जो हैं वो सैकड़ों वर्ग किलोमीटर की हैं, और एक गांव का एक ऐसा वन पंचायत है जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़े अभयारण्य से भी बड़ा है। ये एक सबसे बड़ा वाला जिम्पेटर पार्क है, और जिस वन पंचायत का मैं जिक्र करती हूँ वो एक मिलम गांव है हमारे इलाके में, उसका है। हालांकि 12,000 वन पंचायतों में से इतने बड़े पंचायती वन चंद ही होंगे। इन पंचायती वनों में प्रदेश के सबसे चुनिंदा और बेहतरीन वन इलाके पाए जाते हैं, और फिर कई वन पंचायत क्षेत्र ऐसे हैं और इतने छोटे हैं कि आप जहाँ एक पूरे गांव के उपयोग के लिए मात्र 1 एकड़ वन भूमि भी नहीं होगी। मैं आपके समक्ष ये इसलिए रख रही हूँ क्योंकि अक्सर जब वन पंचायतों का जिक्र होता है तो या तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर या फिर अत्यधिक सरलीकरण करके वन पंचायत की एक तस्वीर खींची जाती है, जबकि वास्तविक में वन पंचायतें अत्यंत विविध, कॉम्प्लेक्स और सुंदर मालिकाना व प्रबंधन व्यवस्थाएं हैं, जो कि पंचायती या सामूहिक संपत्ति या कॉमन्स के रूप में आज भी जिंदा है। और पिछले 1 दशक से उत्तराखंड सरकार इसी अद्भुत व्यवस्था को अस्थिर करने और उपयोग में प्रयासरत रही है। हो सकता है कि आज हमारे बीच सेवानिवृत्त या कार्यरत सरकारी अफसर और बुद्धिजीवी हों, और मेरा मकसद आपको व्यक्तिगत रूप से अपमानित करने का नहीं है, पर जहाँ मैं स्थित हूँ वहाँ से मुझे सरकार की भूमिका और वन पंचायतों के पंचायती व्यवस्था में उसके अनर्गल दखलंदाजी का साफ जिक्र करना जरूरी है। चलिए, जंगलों पर उत्तराखंड के गुजरे हुए इतिहास के क्रम पर एक नजर डालें। एक निजी कंपनी, द ईस्ट इंडिया कंपनी, सरकार के बागडोर 1815 में अपने हाथों में ले लेती है और हिमालय के जंगल पर अपना कब्जा अधिपत्य जमाना शुरू कर देती है। 1893 में संपूर्ण वन क्षेत्र पर अंग्रेज सरकार का कब्जा बन जाता है, और स्थानीय पहाड़ी जनता अपने जंगलों का अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए उपयोग करने पर चोर घोषित कर दी जाती है। जाहिर है कि टकरार और संघर्ष की स्थितियां और पकड़ती हैं, जरूर भड़क उठता है। आक्रोशित जनता द्वारा वनों के सैकड़ों वर्ग किलोमीटर को आग लगा दी जाती है, जला दिया जाता है। फिर 1921 में जनता को अपने जंगलों पर कानूनी अधिकार वापस मिलता है। 1947 में भारत उपनिवेश राज से मुक्त होता है
पर व्यवस्था तो उसी मानसिकता से चलती रहती है, बतौर कुछ धीमी गति से। उत्तराखंड के गांव समुदाय उस समय या तो पंचायती वनों के लिए आवेदन करते हैं या फिर उसी प्रकार से उन जंगलों का उपयोग वो प्रबंधन करते हैं जैसे कि वो सदियों से करते आए थे। उस दौर में मोटे तौर से देखा जाए तो सरकारी तंत्र इस व्यापक पंचायती व्यवस्था में अपना प्रशासनिक दायित्व निभाने व दखल देने में ज्यादा सक्षम नहीं रहे। फिर 1976 में वन पंचायत की नियमावली में छोटे फेरबदल कर सरकारी तंत्र का कंट्रोल और नियंत्रण और बढ़ाया जाता है। और 1990 में और उस दशक में विकास का प्रोजेक्ट पूरी गति से आगे अग्रसर था। अब सरकार बात कर रही थी विकेंद्रीकरण की और जन सहभागिता की। JSM या संयुक्त वन प्रबंधन परियोजना के अंतर्गत देश के अनेक प्रदेशों में ऐसे वन निर्भर समुदायों को आरक्षित वनों पर वृक्षारोपण कार्यों में शामिल किया गया जिन्हें अक्सर उन जंगलों से वंचित रखा जाता था। उन्हें इन जंगलों के दोहन व कटान के समय हालत में भी हिस्सा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय बैंक व दानदाता संस्थाओं ने कई प्रदेशों में JSM कराने के लिए अरबों डॉलर दिए और ये सारा धन वन विभाग ने किया। उत्तराखंड में वन पंचायतों की अद्भुत व्यवस्था पहले से विद्यमान थी और उसकी एक कानूनी अस्तित्व भी था, परंतु विश्व बैंक से वन विभाग को चलाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने JSM लोन लेकर पूरे कार्यक्रम को उल्टा कर उसके सिर पर खड़ा कर दिया। पहाड़ के स्थानीय समुदायों को आरक्षित वनों में संरक्षण, संवर्धन व वृक्षारोपण के कार्यों में जोड़ने के बजाय वन विभाग ने JSM वन पंचायतों को की पंचायती भूमि में थोप दिया और यहाँ सिर्फ हिमालय की अपकर्ष या हिमालयन डेग्रेडेशन थ्योरी सामंजस्य हुई। वन पंचायतों के मालिक से स्थानीय समुदाय चौकीदार बन गए या फिर कहिए लाभार्थी या बेनिफिशियरी परिवार घोषित कर दिए गए। सन 2000 में वन पंचायत नियमावली को फिर से बदला गया और ग्राम समुदाय को JSM परियोजना मॉडल पर सरकार के एक छोटे पार्टनर की भूमिका में धरा गया और फिर 2005 में JSM की नियमावली उत्तराखंड के सभी वन पंचायतों पर लागू कर दी गई, जबकि तब तक JSM परियोजना में पैसे खत्म हो चुके थे और दानदाता संस्थाएं अपनी बोरिया बिस्तर बांध के वहां से निकल चुके थे। पर पंचायती जंगलों पर नियंत्रण व जकड़ सरकार के लिए एक उपयोगी उपलब्धि और फॉलोआउट रही। तो फिर आपके मन में सवाल उठ सकता है कि आखिर जंगलों पर सरकार की बढ़ती नियंत्रण गांव के जन सामान्य पर क्या दुष्प्रभाव डाल सकता है। मैं आपके समक्ष कुछ उदाहरण रखना चाहती हूँ। जहाँ अब तक ग्राम समुदाय अपनी ऊर्जा, कृषि और पशुधन के सपोर्ट के लिए वन पंचायत के साझे वनों में पाए जाने वाले संसाधनों के मालिक थे, अब भी सरकार द्वारा परियोजना के लाभार्थी बन गए थे। हर गांव को वन विभाग के जिला स्तरीय योजना के आधार पर एक 5 वर्षीय योजना बनानी थी, जिसे सिर्फ वार्षिक योजना में ढालकर तय करना था कि वे अपने वनों में क्या करना चाहते हैं और फिर उसके लिए बजट कहीं न कहीं उनको खींचना था। ये एक अलग कहानी है कि हमारे जिले के वन विभाग खुद अपना जिला स्तरीय योजना पिछले 8 साल में नहीं तैयार कर रही है और अगर योजना बन भी जाती और बन भी जाए, उनके क्रियान्वयन के लिए धन तो था ही नहीं, वन विभाग के पास खास धन था ही नहीं। फिर भी मूल बात तो यह है कि ग्राम समुदाय अपने पंचायती वनों में ऐसी कोई गतिविधि नहीं कर सकते थे जो माइक्रो प्लान में DFO द्वारा अनुमोदित नहीं की गई थी। यानी कि अगर आपके पास अनुमोदित योजना नहीं है
जो भी करेंगे वो गैर कानूनी कहा जा सकता है। दूसरा जो ये बदलाव आया ये नियमावली के द्वारा ये था, मैं कुछ उदाहरण दे दूं, 2-3 उदाहरण। जैसे एक और ये था कि अब स्थानीय प्रशासन वन पंचायत की किसी भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आए हुए पंच को हटा सकती थी यदि उसकी राय में उस जनप्रतिनिधि ने सरकार के आदेशों का पालन न किया हो। और सबसे महत्वपूर्ण, सरकार ने पंचायती वनों में बाजार के प्रवेश के लिए द्वार खोल दिए थे। नियमावली में ऐसे बदलाव लाए गए हैं जिससे उन वनों के सांझिक स्वरूप और सार को खत्म कर दिया गया है। नियमावली में अब ऐसे प्रावधान है जिसके द्वारा ग्राम समुदाय के कुछ लोग या कुछ इस साझी संपत्ति को निजी कारोबार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किसी बड़े होटल या पर्यटन उद्योग के साथ संधि करके या फिर किसी जड़ी बूटी कंपनी के साथ जो कि बड़े बाजारों के लिए जड़ी बूटी उगाना चाहते हैं उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करके। ग्राम समुदाय के शक्तिशाली घटक आसानी से ऐसे पार्टनरशिप को बनाने में सक्षम रहेंगे और इन साझे वनों पर काबिज हो जाएंगे। और इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? गांव के वे संसाधनहीन महिलाएं और ऐसे गरीब परिवार जो उन वनों पर जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा निर्भर है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहाड़ों में खेती करने के लिए आपको 1 एकड़ कृषि भूमि पर कुछ भी उगा पाने के लिए जंगल पर चारागाह को मिलाकर कम से कम 6 एकड़ सपोर्ट एरिया की आवश्यकता पड़ती है। बहुत कम ऐसी वन पंचायतें हैं जिनमें इस अनुपात में कृषि भूमि के लिए सपोर्ट एरिया मिल जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर वर्तमान में वन पंचायती भूमि को सरकार द्वारा गैर वन कार्यों के लिए डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। जैसे कि उत्तराखंड के सैकड़ों जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए या फिर उनके सरोवरों में से जो मलबा और मक निकाला जाता है उसको जांच करने के लिए। और मैं ये भी बयान करना चाहूंगी कि आज उत्तराखंड सरकार ऐसे लोगों को चुप कराने में किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ऐसे लोग जो अपने वनों को इस तरह के अतिक्रमण व सघन अधिग्रहण का विरोध करते हैं। जब मैं सरपंच थी और ऐसे समुदायों के संघर्षों में साथ खड़ी रही जिनके वन बांधों के निर्माण से ध्वस्त किए जा रहे थे, तो सरकार ने पूरी रूप से हमारे 2010 के वन पंचायत के चुनाव में हस्तक्षेप कर यह सुनिश्चित किया कि मैं दोबारा सरपंच पद पर जीत कर न आ पाऊं, जिसके लिए उन्होंने 3 बार गैर चुनावी प्रक्रिया को रद्द किया। 4थी बार जब चुनाव का धूम मचा गया और मेरा पूरा गांव ने चुनाव का बहिष्कार किया, तब सरकार ने अपने अनुकूल का एक सरपंच नियुक्त कर दिया। क्या मैं ये कह रही हूँ कि मेरा मानना है कि बस सरकार को पीछे हट जाना चाहिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे जंगलों का संभाल संवर्धन संभव है? नहीं, मेरा कहना है कि सरकार को अपना दायित्व निभाना चाहिए और वह जन समुदायों को अपना दायित्व को निभाने दें। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार पंचायती वनों के लोकतांत्रिक प्रशासन के नीतिगत और कानूनी ढांचे को तैयार करे और बनाए रखने तक अपनी भूमिका को सीमित रखे। दखल तभी दे जब इन सिद्धांतों का उल्लंघन हो रहा हो। सच्चाई ये है कि आज वन पंचायतों के समक्ष कई चुनौतियां और समस्याएं पहाड़ जैसे खड़ी हुई हैं। ऐसी स्थितियां जिनमें से कईयों के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। उदाहरण के लिए वन पंचायतों का बहुत छोटा क्षेत्रफल होना, गांव से उसकी दूरी, शासन प्रशासन की कमियों के चलते विवाद, पड़ोसी गांव के साथ विवादों के कारण या फिर बाजार के नकारात्मक प्रोत्साहन स्कीमों के घुसपैठ के चलते पहाड़ के साझे वनों का व्यवस्थित शासन प्रबंधन कर पाना मुश्किलों से भरा है। चुनौतियां हैं। शायद जिन कुछ कदमों को लेने से वन पंचायतों को वायबल स्व-शासित इकाइयां बनाया जा सकता है वो है, पहला कि वन पंचायतों के अधीन आने वाले जंगलों का क्षेत्रफल बढ़ाया जाए
ताकि जन समुदाय को अपने रोजमर्रा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त वन भूमि प्राप्त हो और वन पंचायत के रोजमर्रा प्रबंधन व उपयोग के दायरे से सरकार दखल देना बंद करे। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, वन पंचायतों को गैर स्थानीय व दूर के बाजारों के प्रहार से सरकार बचाव प्रदान करे। उत्तराखंड के इतिहास में वनों के जन केंद्रित स्वशासन के सिद्धांत पर आधारित कई ग्राम वन प्रबंधन की व्यवस्थाएं रही हैं, चाहे उस समय के सरकारों द्वारा उनको मान्यता प्राप्त हुई हो या नहीं। ऐसी सरकारें जो राजाओं की थी, होमदेश या तिब्बती सैन्य शक्ति की, कंपनी राज, अंग्रेजों का शासन और उससे पहले गोरखा साम्राज्य या फिर आज भारतीय गणतंत्र की हो, और इन सब शासकीय बदलावों के बीच ये सब जो हुआ, ये सिर्फ 2500 वर्षों का इतिहास के बीच ये जमी रही। जाहिर है कि इन व्यवस्थाओं ने जंगलों के स्वशासन का ऐसा निसार कायम किया है जिसके चलते आज भारतीय उपद्वीप में सबसे विशाल जंगलों का भू क्षेत्र बचा हुआ है और जिसमें सबसे प्रचुर मात्रा में जैव विविधता अभी भी विद्यमान है। ये पूर्व धारणा कि स्थानीय जन समुदाय ऐसे काल्पनिक अछूते जंगलों को अपनी जरूरतों के लिए अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं, एक और सत्य को हमारे ध्यान हटाने में कामयाब होती है। और वो सत्य यह है कि असलियत में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अधिकतम कौन कर रहा है, स्थानीय या गैर स्थानीय मदद, और असल में जैव विविधता का विनाश के लिए कौन जिम्मेदार है। और हम सबको इन गैर स्थानीय ताकतों और तरीकों से निपटने के लिए क्या करना होगा। जंगलों का हमारे जीवन में पकड़ के कई और आयाम है जिसमें अभी मैं नहीं जाऊंगी, पर इतना अवश्य कहना चाहूंगी कि जबकि हमारी उत्तराखंड सरकार विकेंद्रीकरण की भाषा का प्रयोग कर रही है, वहीं वास्तविक में वह जंगलों पर अपना कंट्रोल और नियंत्रण को केंद्रीकृत करने में अग्रसर है। और जहाँ से मैं आपसे बात करने आई हूँ, वहाँ से भी ये साफ झलकता है। सरकार ने ठीक यही 1970 के दशक में चिपको आंदोलन के साथ किया था, जहाँ उन्होंने स्थानीय जनता का जंगल के दोहन के तो बाहरी ठेकेदारों से छीनकर अपने हक की लड़ाई को पर्यावरण की लड़ाई का दावा पहना दिया था और उसी स्थानीय जन समुदाय को जंगलों के उपयोग से बेदखल कर दिया था। उनका कहना है, हमारी चप्पल लेकर हमारे सिर मारी। हमें बस ये याद रखना है कि उत्तराखंड के जंगलों का इतिहास मुख्यतः यहाँ के जन सामान्य और सरकार के बीच की टकरार और संघर्ष का रहा है, और आज हम वही दिशा में फिर से जाते हुए नजर आ रहे हैं। धन्यवाद।